रिकॉर्डिंग ऑन। तो आज मैं आपको, वैसे तो हम लोगों ने गूगल में प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई करना सब हो चुका है हमने, लेकिन आज मैं आपको ना एक आगे बढ़ने से पहले एक पेड अकाउंट के ऊपर ऑफलाइन डेटा को ले जाना सिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो हमारा प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन गया नहीं ना डेटा, तो फाइलें चली जाती तो इमेज रह जाती थी, या फिर अगर हम लोगों ने WP माइग्रेशन टूल का इस्तेमाल किया तो हमारा डेटा इतना ज़्यादा हो गया कि लाइव वो अपलोड हुआ नहीं, क्योंकि लिमिट है 20 MB की। तो पेड अकाउंट के अंदर क्या होता है ना, लिमिट का प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम एक टेस्ट करके देख लेते हैं कि कितना सक्सेसफुल रहने वाली है चीज़। तो चलिए, मैं एक नया अपना क्रोम ब्राउज़र एक्टिवेट कर लेता हूँ उसके लिए। चलिए, तो हम यहाँ से यूज़ करते हैं होस्टिंगर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन। ये अपना एक पेड अकाउंट हो गया। लॉगिन विद जीमेल, रिकॉर्डिंग अपना ऑन है, तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही जो भी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पर एक नया वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग उसमें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्डप्रेस ओवरव्यू पर क्लिक करते हैं पेड अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन नीचे, अगर आप ध्यान देंगे, इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस। क्लिक ऑन इंस्टॉल, और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वेबसाइट का टाइटल पूछा जाएगा, पासवर्ड वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, और किस फोल्डर में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पेड अकाउंट है होस्टिंगर, और यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी अपनी बना लेते हैं टेस्ट के नाम से, या डेमो, जो भी आप रखना चाहें। इसमें मैं एक अपना स्टोर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके सारे कॉम्बिनेशन मैच हो जाने चाहिए तरीके से। ये फॉर्मेलिटी हमने किया यहाँ से कंप्लीट। नया डेटाबेस वगैरह बनाएंगे, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या रखना है वो यहाँ डिफाइन कर दीजिए, और यहाँ से नेक्स्ट करिए इसको। वेबसाइट का टाइटल क्या रखना है, माय ब्लॉग फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल वर्डप्रेस, और ये अपना 6.6.2 अपना रिकमेंडेड आ गया। लैंग्वेज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहेगा। PHP का लेटेस्ट वर्जन हम लोग डाल रहे हैं। डिस्क स्पेस जो रिक्वायर्ड है वो 55 है, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन अपडेट्स के कंट्रोल मिल रहे हैं कि भाई टर्न ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट्स, या फिर अपडेट ओनली द माइनर वर्जन, या फिर ऑलवेज अपडेट द लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन। तो माइनर पर रखना है, मेजर अपडेट पर नहीं जंप करना है। पता चला कि आपका वेबसाइट रेडी ना हो मेजर अपडेट के लिए, तो आपने ध्यान दिया नहीं और आपकी वेबसाइट पिछले 2 महीने से बंद पड़ी है, पता चला। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा।
ये देखिए डन हो गया। किस फोल्डर में हमने इंस्टॉल किया है? टेस्ट फोल्डर के अंदर। चल, तो ये हो गया अपना वेबसाइट। यहाँ से क्लिक करेंगे, है ना, यहाँ से आप WP एडमिन लिख के इसके अंदर लॉगिन वगैरह कर सकते हो। सो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, वर्डप्रेस पर अगेन क्लिक करेंगे, ओवरव्यू में क्लिक करेंगे। तो अब मेरे पास 2 वेबसाइट्स हैं यहाँ पर। तो टेस्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग इसके एडमिन में एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक अपना प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करेंगे, WP माइग्रेशन। तो ये यहाँ पर नहीं है तो ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। ये आ गया आपका ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप। क्लिक ऑन इंस्टॉल। ये हम लोगों ने अपने टेस्ट वाले में इंस्टॉल किया था, बट लिमिट की वजह से हम लोग सक्सीड नहीं कर पाए वहाँ पर। आज हम लोग इसको देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। क्लिक ऑन एक्टिवेट। अब सुजल बताओ, हम लोग कौन सी ड्राइव में काम कर रहे थे? डी ड्राइव, जैम, htdocs। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। जैम कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन स्टार्ट। और हमारे प्रोजेक्ट का नेम होना चाहिए htdocs में किस नाम से बनाया होगा। वर्डप्रेस के नाम से अवेलेबल है, ट्राई करिए वर्डप्रेस। और भी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, ज़रा वो देखिए। एक अरीना के नाम से भी डेडिकेटेड है, अरीना वाला रन कीजिए। बाकी और कोई पेज हमने इसमें नहीं बनाया हुआ है। कोई ऐसा बनाया था जिसमें हमने बहुत सारे पेजेस डाले हों? चलो ठीक है, हम इसी को ट्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए और हमारा नोटपैड हम लोग ओपन करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डिटेल, और हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं लोकल होस्ट अरीना यूज़र नेम है, लिखेंगे WP एडमिन। लॉगिन करिए यहाँ पर। तो पेजेस पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बर्गर, डेमो, इस तरह से कुछ पेजेस वगैरह अवेलेबल हैं। तो एक प्लगइन इंस्टॉल हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। आपको प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू प्लगइन में आपने आना है, और यहाँ पर जाके आप सर्च कर लेंगे WP माइग्रेशन। वेट कीजिएगा एंड क्लिक ऑन इंस्टॉलिंग। आफ्टर इंस्टॉलिंग क्लिक ऑन एक्टिवेट। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आपने यहाँ से क्या करना है, ऑफलाइन डेटा को एक्सपोर्ट टू किस में करना है, हमने यहाँ से बोला फाइल। तो ये आपका 80 to 90 MB समथिंग का एक फाइल आपको बना के देगा। तो देखिए 126 MB का फाइल हमारे पास अवेलेबल हो गया। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और ये फाइल आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए, तो आइए अपने मेन अकाउंट में। तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे इसको इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। टेस्ट अकाउंट में ये कितना था, 20 MB, यहाँ पर कितना आ रहा है, 256 MB। हम इसको और बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से फाइल पर क्लिक कीजिए, या फिर आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड तो ऑलरेडी है ही, तो आप यहाँ से इसको पाथ दे दोगे। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्टिंग अपना स्टार्ट हो गया। तो देखो बेनिफिट क्या होगा, जो भी मेरे प्लगइन्स इंस्टॉल थे ऑफलाइन में, या जो भी मेरा थीम होगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। हमें बस ऑनलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और ये टूल डाल के रखना है। तो पेड में बहुत इजीली आप ऑफलाइन टू ऑनलाइन जा सकते हैं। ये देखिए चेकिंग एक्सटेंशंस कंपैटिबिलिटी। यहाँ से आपको ये बोल रहा है कि अगर आप एग्जिस्टिंग साइट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो पहले बैकअप ले लो, अदरवाइज आप प्रोसीड कीजिए, क्योंकि हमारा बिल्कुल ब्लैंक अकाउंट है तो हमें कुछ बैकअप की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या लिखा था, योर साइट हैज़ बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन फिनिश। और अब अपन मीडिया पर क्लिक करते हैं यहाँ से। अब देखो यूज़र नेम पासवर्ड चेंज हो चुका है, यानी कि आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए लिखना होगा
अरीना, और जो पासवर्ड है आपका वो यहाँ डालिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। तो यानी कि जो मेरा ऑफलाइन का यूज़र नेम पासवर्ड था वो ऑनलाइन में अपडेट हो गया। तो देखो डेटा भी आ गया सारा, इमेजेस हमने लाइव देख रहे हैं, देखो जिंदल ऑटो केयर के ऊपर। और पेजेस में अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास बर्गर, डेमो, होम सारे पेजेस भी हैं। और अगर हम यहाँ से जाके इसको चलाते हैं, ठीक है, तो हमें पेज को सेट करके आना है, बाकी सारी चीज़ें हमारी ओके हो रखी है। तो चलिए बैक करेंगे, यहाँ से जाएंगे थीम्स के अंदर, ठीक है। तो इसको अपडेट कर लीजिए, इसका एक अपडेट भी आया हुआ है। अपडेट डन। इसके बाद कस्टमाइज, होम पेज सेटिंग्स, होम पेज, देखो हमारा पेज वगैरह सब आ गया इसके अंदर। विजिट साइट, और अभी देखो कैशे है, तो कैशे को कैसे फ्लश करते हैं, कंट्रोल F5, चला गया सारा। तो जो टेम्प में डेटा था वो सब चला गया, नया डेटा आपका आ गया। तो इमेज वगैरह सारी चीज़ें आपकी लाइव अवेलेबल, ठीक है। क्योंकि जितना भी ऑफलाइन में आपने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा वो सब कुछ अब लाइव आ चुका है। तो कितना आसान है। तो पेड अकाउंट की वजह से हमें इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था। तो पेड अकाउंट है, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी दैट टाइम भी बोल रहा था कि पेड अकाउंट में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो सिंपल अपना ऑफलाइन में जब पूरा बन जाए तो WP माइग्रेशन डालिए ऑफलाइन, लाइव जहाँ पर आपने प्रॉपर्टी अपना बाय किया वहाँ पर जाके वर्डप्रेस डालिए, WP माइग्रेशन इंस्टॉल कीजिए उसके अंदर, और ऑफलाइन से एक्सपोर्ट और ऑनलाइन में इंपोर्ट। सिंपल इतना कर। तो ये था आपका प्रोसेस कि किस तरह से ऑफलाइन एंटायर वेबसाइट को वन गो में लाइव लेके आना है। क्योंकि देखो DV के थ्रू अगर हम लोग करें तो हमारा काम वहाँ हो गया था, मतलब वन बाय वन मुझे एक एक पेज करके लेके जाना होगा। अब सोचो सो मैनी पोस्ट है वहाँ पर, सो मैनी पेजेस हैं, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। तो वहाँ तो मुझे कुछ ऐसा क्विक सॉल्यूशन चाहिए ना कि यहाँ से एक्सपोर्ट वहाँ पर इंपोर्ट, काम खत्म। तो वन बाय वन 2-3 पेज वाला काम तो कर लोगे, मल्टीपल पेजेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो दूसरा, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको टेस्टिंग के लिए जस्ट पेड पर करके दिखा दिया है। तो मैं इस अकाउंट को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग आएंगे वेबसाइट्स, तो एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर मिलेगी, एडवांस PHP कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, FTP अकाउंट्स, ठीक है। क्लिक ऑन ओवरव्यू। तो यहाँ से हमें एक अकाउंट रिमूव करना है। तो दिखाई दे रहा है हमारा ये अकाउंट। आप यहाँ से ट्रिपल डॉट पर जाएंगे, क्या करेंगे, डिलीट। तो क्या क्या बोल रहे हैं, डिलीट एप्लीकेशन, डिलीट इंस्टॉलेशन फाइल एंड डिलीट डेटाबेस। क्योंकि मैंने एक पेड अकाउंट में जस्ट आपको करके दिखाया है, क्योंकि आपको मैं नहीं चाहूँगा कि अभी आप खरीदें इन सब चीज़ों को, बट एक्सपीरियंस ज़रूर करें कि कैसे काम होता है। ये लीजिए। तो अभी हम जब यहाँ से ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पर सिंगल ही अकाउंट दिखाई देगा, दूसरा अकाउंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये काम अपना हो चुका है बढ़िया से। तो समझ में आया कैसे करना है। तो WP माइग्रेशन टूल का ही इस्तेमाल करना है, ऑफलाइन से एक्सपोर्ट और ऑनलाइन में इंपोर्ट, सारा कुछ डेटाबेस, इमेजेस, पेजेस, पोस्ट, सब कुछ लाइव आ जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये तो सिखा दिया था कि किस तरह से सर्च कंसोल में अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, प्लस आपको गूगल एनालिटिक्स का भी मैंने एग्जांपल एक दिखा दिया था शायद। तो आगे बढ़ाते हैं सेशन और अपना
जो नया वाला हमारा है उसको एक्सेस करेंगे। सो हम लोगों ने फ्रेश प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए एक सब डोमेन क्रिएट किया था, arenasouthex.html5.me, और ये है इसका पासवर्ड, यहाँ पर लिखेंगे WP admin, पासवर्ड एंड यूज़र नेम, तो मैंने कुछ प्लगइन डाले थे जैसे गूगल साइट किट। आप डैशबोर्ड पर अगर आते हैं, ठीक है, मैनेज साइट पर हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये अकाउंट इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और एक प्लगइन हमने और इंस्टॉल किया था विच इज़ रैंक मैथ, है ना, ठीक है। तो रैंक मैथ जो होता है ये मैंने आपको प्रो वर्जन डाल के दिखाया है कि प्रो वर्जन आप किस तरह से इसका इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कोई पेजेस वगैरह तो अभी आई थिंक बनाए नहीं हो, क्योंकि कोई थीम भी नहीं है अभी यहाँ पर। तो आप एक थीम वगैरह अपना इंस्टॉल कर लें। चलो पहले ज़रा सर्च कंसोल पर चलते हैं। लिखिए गूगल सर्च कंसोल, लॉगिन करेंगे इसके अंदर। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी होगा, अगर लॉगिन आप ऑलरेडी हैं तो आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे कि साउथेक्स के नाम से ये है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पर अवेलेबल है। सेटिंग्स में आते हैं तो हमारा ऑनरशिप वेरिफिकेशन में लिखा रहा है कि वी आर वेरीफाइड। तो हमने वेरिफिकेशन किसके बेसिस पर किया था? HTML फाइल के बेसिस पर। तो आज मैं ये दिखाता हूँ आपको कि मान लो कि फाइल ना करके अगर आप यूज़ करना चाहते हैं HTML टैग वेरिफिकेशन, तो कैसे होगा। तो प्लगइन्स में आइए, इंस्टॉल्ड प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पर हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं AIO SEO, इसको बोलते हैं ऑल इन वन SEO। तो ये इसका ट्रायल वर्जन हम लोग डाल रहे हैं, जस्ट चेक कीजिए। ये हो चुका है इंस्टॉल। तो जो आपके पहले के जो प्लगइन्स हैं दो रैंक मैथ वाले, उसको फिलहाल के लिए मैं डिसेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ जाएंगे, वन गो में दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके बोलेंगे डीएक्टिवेट एंड अप्लाई। अब अपना AIO SEO जो हमारा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट। एक्टिवेट करते ही हमारे सामने क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ सकता है कि भाई आप यहाँ पर जाके बताएं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ गया वेलकम टू AIO SEO सेटअप विज़ार्ड। सो AIO SEO काफ़ी फेमस वर्डप्रेस SEO प्लगइन है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है और यहाँ से आप इसकी प्राइसिंग वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक अगर एक ही साइट पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो 250 रुपीज़ पर मंथ के बेसिस पर आप इसको चला सकते हैं, और आप इसको अप टू 1500 रुपीज़ पर मंथ पर चला सकते हो। ये आपको यहाँ पर 100 साइट्स पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एजेंसीज होती हैं, तो वो जनरली एलीट में काम कर रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिए काम होता है। तो 1000 और 500 को ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा अपने को। तो यानी कि देखा जाए ऑन एवरेज साल भर का 6000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है मोटा मोटी, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पर 10 और यहाँ पर 90 साइट्स और एडिशनल मिल जाती है, ठीक है। तो जो एजेंसीज होती हैं उनके पास डेली एक दो वेबसाइट बनते रहते हैं, तो वो लोग जनरली ये वाला प्लान प्रेफर करते हैं। सो अभी इनका एक ऑफ़र चल रहा है, 7 मंथ का फ्री आपको मिलेगा अगर आप आज इनको सब्सक्राइब करते हो, ज्वाइन कर लेते हो। तो अलग अलग प्लान में अलग अलग ऑफर्स रहते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है।
यहाँ पर कुछ एडिशनल हमें मिल रहे हैं। तो ज़्यादा पे करो तो ज़्यादा ऑप्शन भी आपको एक्सेस करने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्या कहता है कि भाई ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में रैंक मैथ था डाला हुआ, कंप्यूटर के अंदर वर्डप्रेस में ऑलरेडी रैंक मैथ हमने डाला था। तो कह रहा है भाई रैंक मैथ से डेटा इंपोर्ट करना है या नहीं करना है। मैंने बोला नहीं, स्किप दिस स्टेप। अब ये कहता है भाई अपनी वेबसाइट की कैटेगरी बताओ, विच कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट। तो ब्लॉग है, कोई ऑनलाइन स्टोर है, कोई कॉरपोरेशन है, न्यूज़ चैनल है, पोर्टफोलियो बेस्ड है। पोर्टफोलियो मतलब कि जैसे कि तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल साइट काइंड ऑफ, ठीक है, या फिर स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है। तो हमने जैसे स्मॉल में चूज़ कर लिया। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में मीट नहीं होता है तो अपना कस्टम डिफाइन करके आओ। अब यहाँ पर आपका साइट का टाइटल, सेपरेटर और टैगलाइन। अब जैसे साइट होगी अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, टैगलाइन हो गया लर्न फ्रॉम द लीडर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। होम पेज के मैटर डिस्क्रिप्शन में क्या प्रिंट करना चाहते हो, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में ना चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, और आप चाहो तो क्लोज एंड एग्जिट विजिट पे भी जा सकते हो। अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया हैंडल्स है तो वो आप अपने यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, वो यहाँ डाल दीजिए। आपका कोई सोशल शेयर इमेज लिंक है तो वो आप यहाँ जाके अपना अपलोड कर दीजिए। कोई लोगो है आपकी वेबसाइट का वो यहाँ अपलोड कीजिए। कोई आपका डेडिकेटेड फ़ोन नंबर है तो वो आप अपना यहाँ पर डालिए। इससे क्या होगा, स्कीमा जनरेट हो जाएगा बेसिकली आपका एक। अब क्या होता है कि अगर कोई वेबसाइट बनती है और उसके अंदर सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, और जब हम लोग उसका एसईओ स्कोर चेक करेंगे तो वो डाउन आएगा, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर सोशल मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स एसोसिएट कीजिए। अब मान लो कि आपका कोई लिंक कॉपी करके किसी को शेयर करता है ना, तो वहाँ पर आपका वेबसाइट का कोई एक इमेज भी आना चाहिए डिफ़ॉल्ट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट है आज तक। अब अगर मैं आज तक की कोई न्यूज़ अगर किसी को शेयर कर दूँ तो ये फ़ोटो ऑटोमेटिक आएगा। और अगर मैं आज तक का पूरा यूआरएल यहाँ से उठा के मैं शेयर करता हूँ, अपना अपना व्हाट्सएप चेक करो ज़रा, चेक करो कुछ आ रहा है उसमें। अपना ग्रुप चेक करो, सेम न्यूज़ आ रही है। नहीं, आपने ओपन क्यों किया? खाली व्हाट्सएप चेक करने के लिए बोला मैंने, उसके आगे वाला नहीं करना। व्हाट्सएप दिखाओ, व्हाट्सएप पे क्या आया, लिंक आ रहा है। तो हमने क्या बात की थी, इधर देखो ध्यान से, हमने यहाँ बात की थी लोगो एंड डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज। तो जब भी कोई यूआरएल को शेयर करेगा मेरे, जो कि लैंडिंग यूआरएल है मेरा, तो मेरा आज तक का लोगो गया। वैसे आप चाहोगे भी डेफिनेटली कि भी मेरी वेबसाइट जो किसी को शेयर हो तो खाली लिंक ना जाए, आइडेंटिटी भी साथ में जाए। भाई विजुअल की ज़्यादा पहचान होती है ना, टेक्स्ट को कौन इतना देखता है ना। तो आज तक का लोगो साथ में क्लब हो गया, प्लस वेबसाइट का जो टाइटल है वो भी आ रहा है उसके अंदर, जो आपको मैंने लिंक भेजा है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है, तो इसके भी आपको अलग पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लेटर ऑन डाल सकते हैं, फिलहाल आप इसको 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पर ये पूछेगा विच एसईओ फीचर्स डू यू वांट टू इनेबल। तो जो दो ग्रीन आप देख रहे हो ये है फ्री, जो ब्लू वाले आपके हैं ये क्या है, पेड, ठीक है। मतलब जहाँ पर प्रो लिखा होगा ना वो समझ जाओ कि आपको खरीदना पड़ेगा। तो जैसे हम बोलते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो अभी हमारी वेबसाइट क्या है, माई ब्लॉग, और हमारा टाइटल क्या रहा है, माई वर्डप्रेस ब्लॉग। क्या लिखा रहा है, एडिट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। बदलना चाहते हो या बाद में भी बदल सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, इनेबल साइट मैप। अब जो हमने सर्च कंसोल जो बनाया है वो इसी के लिए ही बनाया है, साइट मैप के लिए।
यानी कि जैसे ही कोई नया पेज बनेगा, गूगल को पता चलेगा कि XYZ वेबसाइट में एक नया पेज बना है और मुझे उसको अपने पास इंडेक्स करना है। अब अगर आपने अपनी वेबसाइट तो बना ली, लेकिन आपने गूगल में अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया, तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि ध्रुव कोई वेबसाइट ऑन कर रहा है और उसके अंदर उसने कुछ पेज नया बनाया है, तो मुझे वो करना है या नहीं करना है। तो जब तक गूगल को पता नहीं होगा कि एक वेबसाइट है जिसके अंदर आज इंडेक्सिंग हुई है, फ्यूचर में जब भी पेज बनेगा या रिमूव होगा तो गूगल को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। अब दो तरह की साइट होती है, स्टैटिक और डायनामिक। पढ़ रखा है ना हम लोगों ने। स्टैटिक साइट वो कि जिसमें प्योर HTML पर काम हो रहा हो, और डायनामिक वेबसाइट वो जिसके अंदर PHP वगैरह या फिर बैकएंड वगैरह इन्वॉल्व हो। वर्डप्रेस के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है, या वर्डप्रेस को सबसे ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि वर्डप्रेस में जब भी कोई पेज बनेगा वो अपने आप गूगल को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तुम्हारे हेडेक नहीं है। लेकिन अगर तुमने कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाई और गूगल को प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कराई हुई है, गूगल को पता तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि गूगल को आपने ये बताया होगा कि आज मेरा ये पेज है, लेकिन कल के बारे में क्या जो आपने नया पेज बनाया तो आपको फिर से दोबारा जाके बताना पड़ेगा। वर्डप्रेस के केस में मुझे नहीं बताना, क्योंकि वर्डप्रेस का जो साइट में वाला पेज होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, और जब पेज अपडेट होता है तो गूगल का एल्गोरिदम जब आके आपके पेज को चेक करेगा, वो देख लेगा कि आपके साइट मैप में नया कोई लिंक आया है, और जब नया लिंक उसको मिलेगा तो उसको इंडेक्स कर देगा। ठीक है, तो साइट मैप क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के अंदर जब आप जाते हो, जैसे अगर मैं आज तक की बात करता हूँ तो आज तक पर जितनी भी न्यूज़ होंगी, एक एक न्यूज़ के बारे में इसने गूगल को बताया हुआ है, और अगर मैं वो सर्च करूँगा तो वो मुझे न्यूज़ मिलेगी भी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट लिया, महाराष्ट्र की DGP रश्मि शुक्ला हटाई गई, एग्जाम्पल। अब इस टेक्स्ट को मैं गूगल में जाके यहाँ पर डाल देता हूँ। अब हो सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि भाई आज तक ने अगर मेन उस पर डाल रखा है तो मीन्स कि ये एक बुलेटिन है, तो बाकी लोगों ने भी डाला होगा। एंटर करते, इसको छोड़ दो टॉप स्टोरी को, क्योंकि ये गूगल के न्यूज़ से आती है। क्या लिखा आ रहा है, पहला लिंक कौन सा है, आज तक। तो गूगल पर ये कैसे दिखाई दिया, क्या लिखा आता है यहाँ पर, अगर हम लोग जाके देखें, 41 मिनट पहले आज तक की वेबसाइट पर कोई एक्टिविटी हुई और वो गूगल के सर्च में भी आ गई। भाई क्या आपने इसमें कहीं लिखा आज तक, नहीं है ना लिखा हुआ, लेकिन गूगल को कैसे पता, इन्होंने बताया होगा ना, क्योंकि मैंने एक इस तरह की स्टोरी डाली है, या मैंने कोई न्यूज़ डाली या कोई पोस्ट डाली है मैंने, तो गूगल को पता चला, तभी गूगल ने उसको यहाँ पर इंडेक्स करके दिखाया, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। समझ गए ना। तो हमने इसलिए मैंने ये लाइन क्यों लिया, ताकि आपको पता चले कि मैं आज तक का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मेरा लिंक सबसे टॉप पर आ रहा है। तो ये होता है SEO का पावर। समझ गए क्यों ज़रूरी है, ताकि आप कुछ भी करें इमीडिएटली गूगल को पता चल जाए कि आपने कुछ काम किया, और गूगल उसको दुनिया को दिखाए अगर वो कीवर्ड मैच होता है। क्लियर है। अब साइट मैप होता कैसा है, इसका लुक एंड फील क्या होता है। तो चलो, जनरली क्या होता है कि हर एक वेबसाइट के रूट पर, अब रूट क्या होता है, आप लोग HTML पढ़ के आए हो, एक फोल्डर हम लोग बनाते हैं आज की डेट में, और वहाँ पर हम लोग इंडेक्स फाइल स्टोर करते हैं और इमेजेस के फोल्डर में इमेज डालते हैं। तो ये क्या हुआ, रूट हुआ। रूट मतलब जहाँ पर सारी HTML फाइल स्टोर है। तो इसी तरह से आज तक का जो रूट होगा वो क्या होगा, /sitemap.xml। अब हो सकता है कि आज तक ने ये यहाँ पर रखा हो सकता है ना रखा हो। ट्राई करके देखते हैं क्या लिखा था। एक एरर दिखाई दिया मुझे इसके अंदर, नहीं मिला ना। तो कोई तो एक चीज़ होगी जो यहाँ पर रखी होगी। चलो ट्राई करते कोई दूसरी फाइल, विच इज़ robot.txt। ये रोबोट्स हो सकता है। फाइल खुली कुछ, जैसे मैंने लिखा robots.txt। अब मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इसने अपना साइट मैप कहाँ छुपाया। मिल गया मुझे।
तो इसने क्या करा, एक फोल्डर बनाया RSS फीड्स के नाम से, और उसके अंदर ये साइट मैप रखा हुआ है। साइट मैप जो होता है वो XML फाइल के अंदर स्टोर होता है। ये देखो सारी कैटेगरी इनकी यहाँ पर रखी हुई है, दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट्स, बिजनेस, ऑटो, टेक्नोलॉजी, क्राइम, रिलीजन, लाइफस्टाइल, लिटरेचर, सब कुछ है यहाँ पर। फिर उसके अंदर आपकी न्यूज़ वगैरह यहाँ पर सब स्टोर है इसके अंदर। तो ये होता है साइट मैप। तो ये गूगल के साथ शेयर्ड रहता है, और गूगल इसी स्ट्रक्चर को पढ़ के फटाफट से डेटा अपने पास इंडेक्स कर रहा होता है। ठीक है, चलो ये तो एक एग्जांपल हो गया। किसी दूसरी वेबसाइट को पकड़ते हैं समझने के लिए, जैसे कि ANI। ठीक है, यहाँ आते हैं, sitemap.xml लिखते हैं, खुल गया। तो दो चीज़ें जो होती हैं वो रूट पर होती हैं, या दोनों में से कोई एक। तो जैसे आज तक के केस में रूट पर नहीं था sitemap.xml, उन्होंने RSS फीड करके एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ आज से आपको पता चल गई, आज से पहले आपको नहीं पता थी कि भाई हम दो चीज़ें लिख के ढूंढ के निकाल सकते हैं इसके अंदर। अब यहीं पर इसका robots.txt भी होगा, मिल गया। robots.txt में इन्होंने क्या बोला, देखो ये जो robots.txt होता है, यहीं से सारा कुछ कंट्रोल होता है गेम। क्या लिखा है, यूज़र एजेंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार, यानी कि एस्ट्रिक। मतलब कि जितने भी आपके सर्च इंजन्स हैं, जितने भी सर्च इंजन में बॉट्स होते हैं, हम सभी को वेलकम कर रहे हैं। मतलब सब आए और हमारी वेबसाइट का डेटा अपने पास लाके इंडेक्स करें। भाई मैं तो यही चाहूँगा ना, बीइंग अ साइट ओनर, की दुनिया मेरे बारे में जाने। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहोगे भी मैं तो चाहता हूँ मुझे ही पता हो, किसी और को पता ही ना हो मेरी वेबसाइट के बारे में, है ना। तो हम क्या कहेंगे भाई, गूगल हो, याहू हो, वाइंडेक्स हो, जो भी सर्च इंजन होते हैं, जिनके जो भी बॉट्स होते हैं, एल्गोरिदम होते हो, वो सब मुझे अपने पास लिस्ट करें, इंडेक्स करें, ताकि कोई कहीं से भी मुझे ढूंढे, मुझे ढूंढ पाए। लेकिन इसमें यहाँ पर एक चीज़ आती है, डिसअलाउ। डिसअलाउ में अगर आप कोई डायरेक्टरी पास कर देते हो, तो कोई भी एल्गोरिदम उस डायरेक्टरी को टच नहीं करेगा, यानी कि उसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी है एडमिन। अब ये एडमिन क्या है, तो जैसे हमारे वर्डप्रेस में होता है ना WP एडमिन, भाई मुझे सर्च इंजन में WP एडमिन को इंडेक्स करा के क्या फ़ायदा। भाई यूज़र का काम पीछे जाने का थोड़ी ना, वो तो वेबसाइट विजिट करना है, वो तो मेरी कन्वीनियंस के लिए ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा WP एडमिन डायरेक्टरी में ना जा पाए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, एडमिन। तो एडमिन यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो वेबसाइट हमने बनाई थी, ये बनाई थी पाइथन और जेंगो में। तो पाइथन जेंगो में चलता है एडमिन। तो अगर मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ एडमिन, तो आप देखिएगा यहाँ पर लॉगिन करने का खुल जाएगा। आ गया। तो भाई यहाँ पर एल्गोरिदम का क्या काम, ये तो मेरे लिए है ना। तो इसलिए हमने इसको मना कर दिया कि इस डायरेक्टरी में जाके कोई भी पेज इंडेक्स नहीं करना है। क्लियर है। बैक आते हैं। इसके बाद हमने बताया साइट मैप। साइट मैप में क्या लिखा है, अब देखो एक साइट मैप आपको अलग दिख रहा है, दूसरा एक साइट मैप आपको अलग दिखाई दे रहा है। दूसरा साइट मैप क्या है, गूगल न्यूज साइट मैप.xml। देखो एक हो रहा है यहाँ पर साइट मैप.xml, जिसमें मैं गूगल सर्च कंसोल को बता रहा हूँ। दूसरा जो साइट मैप है, ये डायरेक्टली मेरी न्यूज़ को गूगल के इंडेक्सिंग में लेके जा रहे हैं, गूगल न्यूज़ के अंदर। आप सभी लोग स्मार्टफोन चलाते हो, आप देखते हो शायद आपके फीड्स में ना न्यूज़ आती रहती है। ठीक है, अगर आप न्यूज़ विजिट करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं अपना स्वाइप डाउन करता तो हरियाणा की कोई खबर आ रही है, जिसमें लिखा हुआ है हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास एक फीड आ रहा है। तो इस तरह से मेरे पास ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के फीड आते रहते हैं। मे बी वो NDTV हो सकता है, मे बी वो आज तक हो सकता है, ANI हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो गूगल क्या देखता है, आपके बिहेवियर को,
कि आप किस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा न्यूज़ टैप करके रीड करते हो, उसी प्लेटफॉर्म से आपको सारे के सारे न्यूज़ दिखने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और हर एक जितना भी आपका चैनल्स हैं सभी के वेबसाइट्स हैं। एनडीटीवी का अपना है, जागरण का अपना अलग है। तो ये सभी लोग गूगल के न्यूज़ में अपनी न्यूज़ पोस्ट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ जाएंगे ना, गूगल न्यूज़, ये डेडिकेटेड वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको हर एक प्लेटफॉर्म की न्यूज़ मिलेगी। क्या दिखता है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? आगे सारे मेजर नाम सभी हैं यहाँ पर, ईटी नाउ सब मिल रहे हैं ना। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, गूगल न्यूज़ को बताते हैं कि भाई ये न्यूज़ है। इससे क्या होगा कि अब मान लो कि कोई पर्सन है जो ईटी टाइम से न्यूज़ पढ़ना पसंद करता है, तो गूगल न्यूज़ ऑटोमेटिकली उसको एक नोटिफिकेशन डाल देगा कि भाई कोई न्यूज़ पोस्ट हुई है ना। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करे। तो गूगल में हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमने एक XYZ न्यूज़ लाइव की हुई है। अब यहाँ पर जाके कोई पर्सन अपना डेडिकेटेड URL से भी ढूंढ सकता है, जैसे ANI। तो ANI ने डेडिकेटेड अपना XML बनाया और गूगल को बता दिया। तो जो भी न्यूज़ ANI पर डलती है, ठीक है, वो ANI की न्यूज़ के बारे में गूगल को पता होगा कि इन्होंने एक न्यूज़ यहाँ पर लाइव की हुई है। तो चलो ज़रा इसका एक लाइव टेस्ट करते हैं फटाफट से कि कितना ANI की न्यूज़ के बारे में गूगल को पता है। जैसे मैंने आपको आज तक का दिखाया। सो अपन यहाँ से एक देख लेते हैं, हादसा हुआ है जैसे 23 लोग बस गिर गई है उत्तराखंड में। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और हम यहाँ से URL को तभी अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कुछ कि भाई एक न्यूज़ है, ठीक है, इसमें क्या कहीं ANI लिखा हुआ है? कौन है भाई ये, कितना तेज बेस कौन किया? चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्ट लाइन मैच हो गया। टॉप स्टोरीज आ रही है। दी हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स का अपना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ANI अवेलेबल है, न्यूज़ था ना उसका, बट ये इस पर रैंक नहीं किया, सेकंड नंबर पर है, लेकिन टॉप 10 में अवेलेबल है। ठीक है, तो कभी भी अगर किसी की कंटेंट की पॉपुलैरिटी को चेक करना हो तो उस ब्रांड के बारे में बात मत करो, जो ऑर्गेनिकली ऊपर आए उस पर भरोसा करो। ठीक है, सर एक चीज़ पूछनी थी, जो आप बता रहे थे जैसे हम वर्डप्रेस में बनाते हैं तो वो पेज अपने आप हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो जैसे हम किसी और चीज़ में रिएक्ट वगैरह बनाएंगे तो फिर उसके लिए क्या करना, हमें बताना होगा? नहीं, रिएक्ट के अंदर भी क्या होता है ना, डायनामिकली हम लोग अपना साइट मैप जनरेट करते हैं। यानी कि वहाँ पर कुछ आप प्लगइन्स डालते हैं, उसको हम बोलते हैं NPM, मतलब कि नोड पैकेज मैनेजर। तो पैकेज आते हैं जो मेरे साइट मैप के अंदर ऑटोमेटिकली कोई भी आपका कंपोनेंट बनेगा वो बता देगा उसको। इस तरीके से जैसे वर्डप्रेस के अंदर जैसे हम लोग कोई भी नया पेज बनाएंगे तो मेरा अपने आप साइट मैप के अंदर आ जाएगा। हम प्रैक्टिकली देखेंगे, क्लियर हो जाएगा और एक आपको। चीज़ और, जैसे हम दो तरीके की वेबसाइट बनाते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। हाँ, तो स्टैटिक कहाँ यूज़ होती है और डायनामिक कहाँ यूज़ होती है? स्टैटिक देखो सच बताऊं तो आज की डेट में वेबसाइट बनती ही नहीं है। स्टैटिक मतलब ये है ना, पूरा HTML वगैरह पर बेस। देखो स्टैटिक का मतलब ऐसा समझिए कि एक वेबसाइट जो मैंने, मैं बताता हूँ जो मैंने समझा। हाँ डायनामिक मतलब आपने ऐसे कुछ ये बताया था कि एक गो में हम एक जगह चेंज करें तो पूरा हर जगह चेंज हो जाए, वो ही होता है डायनामिक। हाँ, डायनामिक वही होता है। लेकिन देखो एक ये जो आपने आंसर दिया ये है कि एक वेबसाइट की डायनामिक जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। HTML पर अगर कोई वेबसाइट बनी है वो कम्प्लीटली स्टैटिक है, मतलब कि एंड यूज़र उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है लेकिन कुछ कमेंट या पोस्ट नहीं करके आ सकता वहाँ पर। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन एक इंटरव्यू में क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई एक वेबसाइट का डायनामिक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम बोलते हैं जहाँ पर PHP या बैकएंड कनेक्ट हो गया दैट इज़ अ डायनामिक। वो तो है ही डायनामिक। CSS जहाँ से स्टार्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट जहाँ से इन्वॉल्व हो गया, वो वेबसाइट डायनामिक की कैटेगरी में आ गई। तो लेकिन वेबसाइट
वेबसाइट भी होती है जो खाली स्टैटिक होती है, होती फिर है। उसका क्या यूज होता है मतलब? जैसे अब एग्जांपल के लिए हमारी अरीना की वेबसाइट है, ठीक है। अब अरीना की वेबसाइट में एक स्टूडेंट ना तो वहाँ पर कोई लॉगिन कर रहा है, ठीक है, ना वहाँ पर वो कोई जाके चेक कर रहा है चीज़ों को, तो ये साइट स्टैटिक है। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट के अंदर यूज़र लॉगिन करता है, वो अपनी फीस डिटेल वगैरह सारी चीज़ें चेक कर पा रहा है, इट मीन्स कि वो डायनामिक है, ठीक है। अब जैसे अरीना का लैंडिंग पेज एग्जांपल के तौर पर, अरीना एनिमेशन इंडिया, ये एक पेज है, ठीक है। अब ये जो पेज हमारा बना हुआ है, अगर मैं इसको स्टैटिक बना के डाल दूं और खाली यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के लिए पीएचपी की एक स्क्रिप्ट लगा दूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा इस पर मुझे कुछ कराना ही नहीं है। सिंगल पेज साइट है, तो इंटरनल सीएसएस लगा लो या एक्सटर्नल लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या हो कि अगर ये सारे पेजेस मेरे पास अलग अलग हो, क्या हो कि साइट ऑनर ये चेक करना चाहे लॉगिन करके इसके बैकएंड में कि भाई कितनी लीड आज की डेट में मुझे आई है, वन गो में मुझे डाउनलोड करना हो, तब मुझे इसको डायनामिकली डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। बट यहाँ से जो भी लीड अभी जनरेट हो रही है वो सीधे मेल पर जाती है और फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश तो ये करें आज की डेट में कि स्टैटिक ना ही बनाएं, डायनामिक हो। डायनामिक होने का फ़ायदा क्या होगा, मैं ऑन द गो, अगर मैं एक डेवलपर हूँ, हो सकता है फेस्टिव टाइम था और मैं वैकेशन पर हूँ, है ना, लेकिन मे भी हो सकता है अरीना को कोई ऑफर चलाना हो एट द टाइम, तो यहाँ पर मैं डायनामिक होने से क्या होगा, फटाफट से फ़ोन में एडिट कर सकता हूँ ना चीज़ें। लेकिन स्टैटिक होगा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैटिक में आपको प्रॉपर कोड साथ में लेके चलना होगा, तब जाके आप वो सारे मॉडिफिकेशंस वगैरह कर पाओगे उसके अंदर। तो स्टैटिक का ट्रेंड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज की डेट में 2 पेज की भी अगर कोई वेबसाइट बन रही है तो वो डायनामिक होने जा रही है, जैसे ये भी पीएचपी से ही पूरा डिज़ाइन है, ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे इस वेबसाइट में क्या है दिक्कत, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ साइट मैप डॉट एक्सएमएल, नहीं है, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, क्या दिखाई दिया, WP एडमिन। तो यानी कि वर्डप्रेस है, डिसअलाउ किया हुआ है, अलाउ क्या किया हुआ है इसमें, WP एडमिन के अंदर एडमिन एजेक्स, ये गलत है, नहीं करना चाहिए इसको अलाउ। और साइट मैप जो है वो वर्डप्रेस ने बनाया WP साइट मैप डॉट एक्सएमएल, यानी कि ये साइट मैप से नहीं चल रहा है, ये इससे चल रहा है। अगर मैं यहाँ जाके इसको रन करता हूँ तो मुझे पता चलता है यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर आप जाके देखोगे एक यूज़र्स के नाम से, टैक्सोनॉमीज के नाम से, और एक बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पेजेस आते हैं वो पेज इसमें अवेलेबल है। ज़रा इन पेज पर देख लेते हैं क्या डेटा रखा हुआ है। तो हेलो वर्ल्ड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आता है, ठीक है, वो रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये ऐसा साइट में बनाने का क्या ही फ़ायदा मतलब जो डिफ़ॉल्ट होता है वही हमने लाइव भेज दिया, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब तुम किसी भी साइट को बहुत इजीली चेक करना सीख गए ना, तो रोबोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, है ना। तो साइट मैप ये होता है तरीके से, जिसके अंदर टाइटल, कीवर्ड, कब पब्लिश हुआ, किसने डाला, अगर इस तरह के सारे एक्सएमएल के एट्रीब्यूट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हर एक का अपना अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि सबका साइट में आपको एक जैसा मिले। तो चलो यहाँ पर ये जिक्र आया था एक साइट मैप का। अच्छा, अभी जो हमारी वेबसाइट है, हमने उसको जब लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था हमने कंस्ट्रक्शन में डाल दिया था, मतलब कि हमें उसको लाइव नहीं लेके आना है। तो जब भी आप कोई टूल इंस्टॉल करोगे वो पता लगा लेगा। तो आपका यहाँ पर देखोगे इज़ द साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर आपको लगता है तो आप इसको अंडर कंस्ट्रक्शन में डाल दो, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। और आपको लगता है कि नहीं मेरी तो वेबसाइट एकदम फुल फ्लैश है, एकदम रेडी है जाने के लिए लाइव, तो आप लाइव का ऑन करके तब डालो उसको, ठीक है। फिलहाल मैं इसको अंडर कंस्ट्रक्शन पर रख के सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ से ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आ गया। यहाँ पर हम लोग AIO को बता रहे हैं कि भाई अगर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस वगैरह हैं या अगर मेरी तरफ से कोई एरर रिपोर्ट जनरेट होता है तो AIO को सबमिट हो जाए, ठीक है। और अब ये देखो मैंने जो टूल वहाँ पर चूज़ कर लिए थे ये उसके बारे में बोल रहा है कि भाई खरीदो इनको अगर आपने इनका इस्तेमाल करना है। मैंने बोला आई विल डू इट लेटर। और यहाँ सब ये बोलेगा कि भाई आप अपने इसमें जो है कनेक्ट टू गूगल सर्च कंसोल, तो यहाँ जाइए, इसको बोलिए कनेक्ट करने के लिए, यहाँ से परमिशन दीजिए AIO को, क्लिक ऑन कंटिन्यू, कंटिन्यू, और ये
इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग इसको स्किप करेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस की है तो यहाँ पर डालिए, बट हमने परचेज किया नहीं तो उसको स्किप, और यहाँ से फिनिश कर देंगे और डैशबोर्ड पर चलते हैं। अब ऊपर देखो क्या लिखा आ रहा है, सर्च इंजन ब्लॉग, यानी कि अगर आपने ये टूल के थ्रू भी फोर्सफुली बता दिया तो गूगल अब इस वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपने इसलिए उसके अंदर कंस्ट्रक्शन डाली होगी। हाँ, जैसे हम लोग ऑफलाइन डिस्करेज करते थे ना, वही वाली चीज़। एक चीज और सर आपने स्टार्टिंग में बोला था जो उसमें माइनर पे रखना अपडेट, हाँ, उसमें वो बाकी के जो ऑप्शन है वो कहाँ यूज करने के लिए? बाकी के दो ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल पेड पर चल रहे हो एकदम, तो आपका प्लगइन्स सब आपने परचेज करके लगाए, थीम आपने परचेज करके लगाई है, अब मेरी हेडक नहीं है, कल को मान लो कोई अपडेट आया और मेरी थीम उसके लिए रेडी नहीं है, वो थीम ऑनर की हेडक है, मैं तो पे किया हुआ है। जैसे क्लाइंट को बना के देंगे, हाँ, तो जरूरी है कि हम सारे पेड चीजें लगा के देंगे? तो देनी पड़ेंगी, देनी पड़ेगी, देनी तो पड़ेंगी, उस पर माइनर माइनर करेंगे, माइनर ही लगा के देना है, माइनर ही लगा, हाँ तो माइनर तो पेड लगा के देना। नहीं। उसको आप देखो, सीधी सी बात क्या है कि हो सकता है कि क्लाइंट ने आपसे बनवा लिया लेकिन बाद में आपके पास ना आए, और बीच में कभी उसका प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब हो गया किसी अपडेट के आने की वजह से, तो आपको फिर फिक्स करना पड़ेगा ना। तो अपने लिए सरदर्दी क्यों पैदा करना और क्यों किसी को बताना कि भाई नहीं इसको ऐसा कर लेते हैं, अपना आप चीज़ें चलती रहेंगी। भाई अनटिल अनलेस वेबसाइट की थीम में अपडेट आ रहा है उससे मेरे कंटेंट में थोड़ी ना चेंज आएगा। भाई वेबसाइट के जो थीम है फंक्शनैलिटी कोई ऐड ऑन हुई होगी, मे बी क्राउजल आ गया, मे बी उसके अंदर फ्लिप कार्ड आ गया, उसके अंदर कि भाई माउस जाएगा तो मेरा कार्ड जो फ्लिप हो गया, पीछे उसके बिहाइंड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। क्या होता है कि कोई हमने वेबसाइट आदि बना ली, हाँ जैसे कि मेरे स्टार्टिंग में हुआ था कि वो मेरे डेंगू वाला खुल गया था, हाँ, ऐसे भी एक चीज में और आ रहा था मेरे, तो अब उसका क्या सॉल्यूशन है? वो मतलब क्या हो रहा है कि उसमें ना वो एलिमेंट नहीं चल रहा है, अच्छा। या तो हमने फेक वाला डाला इसलिए हो रहा है या फिर क्या रीजन है? फेक वाले की वजह से होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, सबसे ज़्यादा चांसेस है, इसलिए हो रहा है, होता है। तो फिर उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसको रिपेयर नहीं कर सकते हम किसी तरह नहीं, क्यों नहीं कर सकते हो, से डेटा एलिमेंटर को डेटाबेस एक्सपोर्ट कर लो अपना, फिर से नया वर्डप्रेस डालो उसमें इंपोर्ट कर दो, पॉसिबल है। तो WP माइग्रेशन टूल जो आज मैंने सिखाया था उसके अंदर बैकअप की एक फैसिलिटी होती है कि डेली बेसिस पर वो एक बैकअप बना देता है वेबसाइट का। अब आप उसको, जो बड़ी साइट्स हैं वो आर्ली बेसिस पर भी बैकअप निकालती हैं, आप अपना टाइम भी फिक्स कर सकते हो कि इतनी देर में बैकअप बनता रहे। अब एक एडमिन जो होगा उसका काम क्या है कि जो बैकअप बन रहा है लेटेस्ट उसको रखे, पहले वाले को रिमूव भी करता रहे साथ साथ, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो कंपनियां एक एक महीने तक का बैकअप रख के चलती हैं। अब बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है कि मान लो कि आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई, तो वो एक फाइल थी ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैं नया सेटअप करूँगा फटाक से उसको डाल के वेबसाइट को लाइव ले आऊँगा, अगर बैकअप ही नहीं होगा मेरे पास तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये सरदर्दी थोड़ा कम होगी जब से क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। क्लाउड क्या करता है, एक ही बैकअप को 3 जगह पर डाल देता है। मान लो आज आपकी वेबसाइट जो है वो बॉम्बे से चल रही है, सपोज करो, अब बॉम्बे के कंप्यूटर का तो कहने के बैकअप होगा ना, तो हो सकता है वो सिंगापुर में हो, तो मान लो बॉम्बे का क्रैश कर गया तो सिंगापुर वाला डेटा जो है वो लाइव आ जाएगा और वो अपना आपकी वेबसाइट को संभाल लेगा वहाँ से। ऐसे मतलब इससे हट के अगला क्वेश्चन, हाँ जैसे आजकल क्या होता है कि हम कोई भी जैसे क्लाउड कंप्यूटर यूज करते हैं, हाँ ये सिस्टम सर्वर हमारे पास नहीं है, हाँ। तो उसमें एपीआई का क्या रोल है? API का क्या रोल होता है, API का काम होता है डेटा ट्रांसमिट करना एक एंड पॉइंट से, ठीक है। मान लो कि भाई जैसे एक्स को ऐसा समझो कि आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हो अपने डेस्कटॉप में, और वही मैं रिमोट डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी कंपनी जिसमें काम करता हूँ, हाँ उसमें सिस्टम वर्चुअल जो होता है उनका, मतलब उनका जो सॉफ्टवेयर है हाँ वो मेरे में चलता है, तो पहले ठीक, उसमें लिखा आता है कि एपीआई कॉल हो रहा है, हाँ और उसके बाद फिर उसमें स्क्रीन आ जाती है सिस्टम की, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है वो पूछना है मुझे। अच्छा वो वाला तुम पूछो उसको। मतलब मेरे में एक्चुअल में वो सिस्टम कहाँ है, वो यहाँ नहीं है मेरे पास, हाँ मतलब अब देखो, मेरे सिस्टम से नहीं चल रहा उसमें जो देखो डेटा ये हमारा। दो, हाँ बता दो, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक ये है रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है। अब ये रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है, ये रिमोट डेस्कटॉप इंटरनेट में काम कर रहा है। अब तुम बैठे हो यहाँ पर लेकिन तुम्हारा सर्वर कहीं और है, तो वहाँ पर चलता है दूसरा रिमोट कनेक्शन, यानी कि जहाँ पर URL बेस्ड आपकी चीज़ें काम करते हो। जैसे क्रोम का मे भी शायद सुना है या नहीं,
क्रोम रिमोट, हाँ सर, ये मैंने यूज़ किया है, मेरा फ़ोन से कनेक्ट करके चल रहा है वही अब है। ये, हाँ कुछ वैसा ही है, लेकिन ये क्या काम करता है, कहीं पर भी आपका कंप्यूटर हो, ठीक है, ये उसको एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, ठीक है, सारे काम सारे टास्क आप अटैम्प्ट करा सकते हो इसकी हेल्प से। अब जिस एपीआई की तुम बात कर रहे हो, वो एपीआई कुछ ऐसा है, आपको याद होगा मैंने रिमोट माइस्क्यूल चला के दिखाया था आपको, लाइव वेबसाइट के अंदर मैंने आपको डेटाबेस के अंदर जाके दिखाया था ना। तो वो काम कैसे कर रहा है, वो उस रिमोट के थ्रू ही चलता है, यानी कि रिमोटली आपका डेटा कहीं पर भी उसको आप एक्सेस कर लो, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक एपीआई की होती है, ठीक है। अब अगर आपके पास क्रेडेंशियल है तो की ऑटोमेटिक होगी, नहीं तो कई बार क्या होता है हमें की बतानी पड़ती है, जैसे कि आपने देखा होगा डीबी थीम्स हम लोग डालते थे तो एक एपीआई की था हमारे पास, API की डाली थी। यानी कि अगर वो की मैच हो गया तभी मेरे अपडेट आ सकते हैं, नहीं तो मेरा कोई भी अपडेट मेरे कंप्यूटर में नहीं आएगा, मेरा डीबी अपडेट नहीं होगा। तो एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन इंटरफेस, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। एपीआई इनक्रिप्टेड भी हो सकते हैं, ऑलरेडी डिक्रिप्टेड भी हो सकते हैं। इनक्रिप्टेड यानी कि जहाँ पर कोई एक ऐसा व्यू डिज़ाइन होगा जो उसको डिकोड करके पूरा फ्रंट एंड दिखा देगा, और ऐसा हो सकता है कि जब तक यूज़र लॉगिन ना कर ले तब तक वो डेटा आप पूरा देख ही ना पाओ। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपका जो डेबिट कार्ड होता है लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं, लेकिन आगे के जो 12 डिजिट होते हैं वो कभी नहीं दिखते, चाहे आपके पास स्टेटमेंट ही क्यों ना नेट बैंकिंग की आपकी ईमेल आईडी पर आती हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मान लो कहीं ईमेल खुला रह गया, किसी ने ओपन कर लिया, उसको पूरा 16 डिजिट का पता चल जाएगा, वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो सिर्फ वही देख सकता है जो ऑथेंटिकेटेड है पर्सन, तो उसको वो पूरा डिटेल रिवील होता है उसके अकाउंट के ऊपर। तो ये सब एपीआई का ही कमाल है, कितने चीज़ें मास्क करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो तुम चला रहे हो वो एक तरह का क्रोम रिमोट ही है, जिसकी हेल्प से वो आप डेटा कहीं पर भी एक्सेस कर रहे हो। तो हम खुद अपने अरीना के अंदर यहाँ से बैठ के सारी चीज़ें एक्सेस कर लेते हैं। भाई आप यहाँ जाओ, अपना जिस भी कंप्यूटर को आपने यहाँ पर एक्सेस करना है उसका नेम बताइए, या फिर डोमेन होता है वो आपको यहाँ बताना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर एक कंप्यूटर की बात करूँ, सो हो सकता है मेरे पास क्रोम रिमोट डेस्कटॉप हो, और अगर कंप्यूटर लाइव होगा इस वक्त तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देख रहे हो ये लास्ट ऑनलाइन आया था 1 नवंबर, उसके बाद से कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ है, बंद पड़ा है। अगर ये कंप्यूटर ऑन होता तो मुझे यहाँ पर ऑनलाइन दिखाता है इस जगह पर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं, मेरे में क्या दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन। तो मैं यहाँ से प्रीति विहार वाला अपना कंप्यूटर चला सकता हूँ, और मैंने यहाँ से अपने वाले को प्रीति विहार में एक्सेस दिया हुआ है। बट क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ तो वहाँ पर कोई ना कोई क्लास ले रहा होगा, तो मुझे उनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है मुझे थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर चलाना है, नहीं तो पता चला बीच क्लास में स्क्रीन चली गई और फिर वो जो कर रहे हैं वो उन्हें डिस्टर्बेंस हो जाए वहाँ पर। तो ऐसा, तो इस रिमोट को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट लेकर आए थे, स्काई ड्राइव, ठीक है। स्काई ड्राइव जो था, अब शायद डिसकंटिन्यू हो गया प्रोजेक्ट ये। तो जो जैसे ये एनीडेस्क वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी यही करते एनी डेस्क क्या काम करता है, वो चलता तो है लेकिन उतना रियलिस्टिक नहीं चलता जितना क्रोम रिमोट डेस्कटॉप चलता है। हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन जैसे अभी हमने रिमोट पे एक्सेस दे दिया, हाँ जैसे आप अभी यूज़ कर रहे हो, मेरा रिमोट आपके सिस्टम का रिमोट मेरे पास है, हाँ। तो मैं यूज़ करूँ तो आपकी स्क्रीन चली जाएगी। नहीं, उसके जाने का पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे अगर मैं ये वाला रिमोट चलाऊँगा तो जो भी पर्सन का मैं कंप्यूटर चलाऊँगा उसकी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाएगी तुरंत, मतलब वो लॉगआउट दिखाई देगा उसको अपनी तरफ से, उसका पूरा स्क्रीन मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्रोम रिमोट यूज़ करें या फिर एंडेस चला रहे हैं तो दोनों यूज़र के पास में स्क्रीन विजिबल भी होगा। इसमें राइट भी रहते हैं कि हमें कितना राइट सामने वाले पर्सन को देना है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। जैसे क्रोम रिमोट के अंदर कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग जब लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे पास कंट्रोल होता है, सामने वाले के माउस को कंट्रोल करना है या क्या चीज़ें कंट्रोल करनी है, वो भी काम आप इजीली करा सकते हो, ठीक है। तो रिमोट का खासकर फ़ायदा ये है कि जब आप किसी चीज़ की रीच में नहीं है लेकिन आपको उसको यूज़ करना है तब हम लोग रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे रिमोट आज की डेट में सिर्फ कंप्यूटर तक लिमिटेड नहीं रह गया है, आज की डेट में व्हीकल्स पे भी पहुंच चुका है। अब मान लो कि एक कंपनी है बहुत बड़ी, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो लोग ना बहुत जंबो साइज़ के ट्रक्स बनाते हैं,
और वो भी रिमोटली ऑपरेटेड। तो मान लो उसका हो सकता है ऑपरेटर यहाँ इंडिया में बैठा हुआ है और वो यूएस में एक पूरा कार्गो ले जा रहा है यहीं से बैठ के, ट्रक के अंदर कोई पर्सन नहीं है, सब कुछ रिमोटली सेटेलाइट से हैंडल हो रहा है। तो इस लेवल तक के टैग अवेलेबल हैं आज की डेट में, पॉसिबल है। तो वो आप इतना छोटा सा एक अलग से रिमोट आता है, वो देखते हो बड़े बड़े जो क्रॉलर्स होते हैं, जो नासा का जैसे आपने देखा सबसे बड़ा क्रॉलर है पूरे वर्ल्ड का अभी तक, जो पूरा का पूरा वो लेके जाता है रॉकेट, जो बेसिकली डिप्लॉय होता है स्पेस में, वो अब तक का दुनिया का बिगेस्ट क्रॉलर में कंसिडर होता है, पूरा रिमोटली चलता है वो। तो ड्राइवर कहीं बैठा नहीं होता, साथ साथ पैदल पैदल चल रहा होता है। उसकी टॉप स्पीड भी शायद 1 घंटे में पता नहीं कितना है, 1 किलोमीटर समथिंग कुछ है, 1 किलोमीटर शायद नहीं जाता वो, इतना स्लो स्पीड में चल रहा होता है। तो जैसे अमेज़ॉन का एक आता है AWS, जिसको बोलते हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जब बहुत कोई अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, हैवी वेबसाइट्स बनाते हैं, और आप चाहते हो कि वेबसाइट बिल्कुल स्मूथली एंड यूज़र को रिसीव हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, अमेज़ॉन से जाके होस्टिंग खरीद के आते हैं, ठीक है। तो क्लाउड होस्टिंग में AWS, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर आता है और गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग आता है। ये 3 दिग्गज हैं जो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, बट ये एक्सपेंसिव है। तो एक आपका वो नहीं है, जो चाइना का एक पर्सन है जिसका इन्वेस्टमेंट था पेटीएम के अंदर, मैं नाम भूल रहा हूँ उस पर्सन का, जिसको बीच में अंडरग्राउंड भी कर दिया था बहुत दिनों के बाद, फिर वो वापस मिला। तो जैक मा आई थिंक नाम है शायद उसका, मैं जहाँ तक मुझे, हाँ वही वही है। तो बेसिकली वो लेके आ रहे हैं अपनी अब क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यानी कि इन सबसे ज़्यादा चीपेस्ट। लेकिन बात वही आती है इंडिया की, फिर ट्रस्ट कैसे करें क्योंकि कंप्यूटिंग अगर आप लेते हो तो अब उसको भी शायद अगर वो यहाँ पर अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको भी अपना फिर पूरा पूरा सर्वर सेटअप यहीं करना पड़ेगा बॉम्बे के अंदर, क्योंकि मोदी जी ने क्लियर बोल दिया है कि भाई हमारा डेटा कहीं और नहीं जाएगा। सर चाइना जो है वो कोई भी बाहर का ऐप यूज़ नहीं करता, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक अपना बनाते हैं खुद की। हाँ, क्योंकि तभी तो अपना कंट्री स्ट्रांग होगा भाई, सीधी सी बात है। आप अब हम लोग यहाँ इंडिया में रह के गूगल का मैप यूज़ करते हैं, तो रेवेन्यू किसका जनरेट हो रहा है, गूगल का हो रहा है ना, हमारा तो नहीं हो रहा ना। तो हमारा जैसे मैपल्स है, अगर आपने देखा हो तो हमारा अपना खुद का है, मैपल्स मैप करके एक अपना आता है, जिसको मैप माई इंडिया, तो ये एक अपना मैप है, ठीक है। और देखा जाए तो उससे काफ़ी एडवांस है, मतलब कि आपका अगर गूगल मैप अगर आप चलाते हो और आप मान लो कि एक रोड पर चल रहे हो, रोड पर फ्लाईओवर आता है, तो गूगल कई बार बताता है कई बार नहीं बताता, और अगर आपको पता है तो आप चढ़ जाओगे, नहीं तो आप नीचे निकल जाओगे। लेकिन ये क्या करता है, आने से पहले ही आपको बता देगा कि भाई साइन बोर्ड लगा के आपको कौन सी लेन पकड़नी है। लेकिन इसके साथ एक जो दिक्कत है सबसे बड़ी, वो ये है कि ये सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में चलता है, लैंडस्केप मोड में नहीं चलता है, क्योंकि इसके विजुअल्स जो आते हैं रियल टाइम, वो उस पोर्ट्रेट मोड में ही काम करते हैं। तो ये अभी प्रॉब्लम है इसके साथ, बट बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। इवन अगर आप एक्सप्रेस वे पर चल रहे हो और आगे आपको लगता है कि आगे ट्रैफिक मॉनिटरिंग एरिया कोई आ गया, गूगल मैप नहीं बताता, ये बताता है कि इतनी दूरी पर कैमरा लगे हुए, उधर समझ जाओ, अगर ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो। नहीं तो इतने बीच में खींचो 200-300 जो जा रहे हैं जाओ, लेकिन कैमरा आने से 2 किलोमीटर पहले ही बता देगा कि भाई आगे कैमरा आने वाले हैं। तो बड़े कमाल की चीज़ है, ट्राई करके देखो, मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन के अंदर इसको, कहीं अगर जाना हो तो सबसे बढ़िया है। इसकी ग्राफिक्स बड़े अमेजिंग है, ठीक है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ का गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले टाइम में आपको सेलफोन जितने भी एंड्रॉयड के आ रहे हैं ना, तो उसमें आपको वो तो होगा ही, लेकिन इनबिल्ट हो जाएगा, जीपीएस जो रहेगा वो चिप उसका नहीं रहेगा, फिर गूगल का वो अपना हो जाएगा। तो बढ़िया चीज़ है, ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। ये देखो कुछ इस तरह का विजुअल्स आता है, मान लो कोई फ्लाईओवर आया कुछ, बहुत बढ़िया है। मतलब एक नए बंदे के लिए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब अपना भी सब बताएगा, यहाँ से कट लेके साली लेन पे आ जाओ,
गूगल मैप नहीं बताता इस चीज़ को, ये बताता है। तो बहुत सही चीज़ है, ज़बरदस्त। डेटा का भी होता है ना कि चाइना में डेटा बाहर नहीं जाता, क्या? मतलब अपने ऐप्स खुद बना के चाइना अपना डेटा बाहर नहीं जाता। बिल्कुल। और दूसरा, अगर वो अपने ऐप बनाएगा तो सीधी सी बात है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा ना। हाँ, अगर कोई, पेटीएम बिल्कुल। लेकिन पेटीएम को भी फंडिंग चाइना से मिली। जैक मा की फंडिंग लगी थी, हजारों करोड़ की फंडिंग थी पेटीएम के अंदर, चाइना की। श्योर देख ले लेते। कोई इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन पेटीएम क्या था, कुछ नहीं। ये आईओएस के लिए नहीं थे ना? क्या आईओएस के लिए नहीं है, होना चाहिए। होगा है अवेलेबल, हैगा ये रहा लिंक, ऐप स्टोर पर है, मैं भेजूँ? लोगों अच्छा नहीं, लोगों को छोड़ देना ना, मतलब अलग साथ एप्पल के लिए भी है। इनका इतना बढ़िया सिस्टम है, जैसे आप किसी रोड पर चल रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है स्पीड लिमिट 80, गूगल मैप ने उससे वहीं पर लगा रखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे चंडीगढ़ हो गया। अगर इन्होंने नॉर्मल सिटीज़ की भी रोड पे अगर कहीं पर स्पीड लिमिट लिखी होती तो, और वहाँ पर चालान कटने का है सिस्टम, तो इन्होंने उसको भी मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपके साथ चालान कटे ही ना बिल्कुल। तो बहुत सही और एकदम हाइपर अपडेटेड है इनका। देखो पूरा 3D जंक्शन व्यू सब दिखाएगा आपको, पूरा फ्लाईओवर, तो मतलब कि विजुअल देखते आप पहचान दोगे, अच्छा हाँ यही जगह की बात हो रही है। तो गूगल मैप में ये थोड़े से बग्स हैं जो उन्होंने नहीं किया। गूगल मैप्स कभी कभार अगर हम वो वाला डाल दे बोलने वाला कि वो बोलता रहे तो बता बोलने वाले कई बार वो टाइम पे नहीं बोलता है, वो आगे पीछे हो जाता है, तब तक बंदा निकल निकल जाते हैं। तो वो कई बार सही काम नहीं करता। गूगल मैप उसके लिए सही है कि हाँ एक बार आप उस रूट से निकले हो, हाँ हाँ यही तो ठीक है। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू जा रहे हो किसी रोड पे तो सही नहीं है, तो वहाँ पर फिर ऐसा कोई आपके पास होना चाहिए। अरे नोकिया चली नहीं कंपनी, नहीं तो नोकिया का ना ओवी मैप आता था, वो अपने ज़माने में 2008 के टाइम में इतना हाईटेक था। गूगल मैप में आज के डेट में आप गाड़ी अगर चला रहे हो स्पीड अब दिखाता है, पिछले 6-7 महीने से। वो उस ज़माने में दिखाता था लाइव स्पीड, आप कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, वो फैसिलिटी तब थी उनके पास। और डेडिकेटेड 17 से 18 सेटेलाइट आपके डिवाइस को कवर करके रखते थे, वो लाइव सेटेलाइट भी आते थे उसमें ओवी मैप के अंदर। और जो गूगल मैप आज तक नहीं दिखा पाता, वो नोकिया ओवी मैप अगर मैं दिखा पाऊँ कुछ विजुअल उसके, तो बड़ा अमेजिंग था। ये देखो उस ज़माने में इतने बढ़िया व्यू आते थे, देख रहे हो ये कितना बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। एक ज़माने पहले की चीज़ें थी, लेकिन तब हमारे यहाँ के लोग अवेयर नहीं थे जीपीएस को लेके, लेकिन ये इन्होंने तब का इतना बढ़िया सिस्टम बनाया था, मैं बहुत यूज़ करता था इसको। इसका पूरा का पूरा मैप ये देखो, पूरा जब किसी सिटी से आप गुजर रहे हो तो पूरा रियल सिटी दिखता था उसके अंदर। इनसे बढ़िया तो मैप में कोई काम ही नहीं कर पाया, बट भाई क्या बोले, विनाश काले विपरीत। चलो, तो प्लगइन हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था अपना ये वाला। तो आपकी वेबसाइट में क्या सही है क्या गलत है वो सब आपको यहाँ पर बताएगा। तो 100 में से अभी जो हमारी रैंकिंग आ रही है वो कितनी है, 46। तो अभी हमने कुछ करा भी नहीं है, तो इसलिए हमारा 46 आ रहा है। धीरे धीरे जैसे आप उसको बेटर करते जाओगे ये हो जाएगा। तो सर्च इंजन जो हमारा ब्लॉक है, अगर आप चाहते हैं वो अलाउ हो जाए तो उसको यहाँ से फिक्स नाउ आप कर सकते हो। तो मुझे आपको यहाँ पर जो चीज़ सिखानी है वो है जनरल सेटिंग सर्च अपीयरेंस। तो जनरल सेटिंग पर आइए एक बार। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वेब मास्टर टूल्स, गूगल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, टिक आ रहा है इसके ऊपर। अब यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंग, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का पूरा सर्चिंग का पूरा है, जैसे गूगल का है। वाइंडेक्स जो कि आपका रशिया में चलता है, बायदू जो कि अपना चाइना में, पिंटरेस्ट, इंडेक्स नाउ, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड, क्लियरिटी और गूगल एनालिटिक्स। तो इन सब के लिए भी आपको यहाँ पर जब सुपर लेवल पर हम लोग एसईओ कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी होती है। अब देखो
वर्डप्रेस में अगर आप काम करें तो आपके पास ऐसा तो नहीं HTML की तरह हेड सेक्शन है, आपको दिख जाएगा। तो क्या लिखा रहा है, द कोड अबव विल बी एडिट बिटवीन दी हेड टैग ऑन एवरी पेज ऑन योर वेबसाइट। यानी कि मैं जो भी यहाँ लिख दूंगा वो मेरे थ्रू आउट वेबसाइट में हेड में आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर एक वेरिफिकेशन की बात हो रही थी, HTML टैग। अब ये टैग हमें कहाँ डालना है, तो आप यहाँ देखोगे हेड में डालना है, ठीक है। मैं अगर वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ ये शायद डिनाई कर देगा, अभी ट्राई करके देखते हैं। मना कर दिया ना, ऑनरशिप वेरिफिकेशन इज फेल्ड। चलिए कॉपी करेंगे इस टैग को और लेके यहाँ आते हैं और इसको यहाँ से बोलते हैं सेव चेंजेस। अब यहाँ पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो, क्या लिखा है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया ना वेरीफाई। तो मान लो कि अगर आप फाइल के बेसिस पर नहीं करना चाहते तो आप टैग के बेसिस पर भी वेरिफिकेशन अपनी प्रॉपर्टी का करा सकते हो। तो डालना कहाँ पर है, इस जगह पर, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। तो तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे विद थीम, कि थीम डाल के किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी रैंक बढ़ानी है इसके अंदर। और AIO SEO का भी हमें एक ट्रायल प्रो मिल जाएगा, मतलब ये ट्रायल अभी हम लोग चला रहे हैं, बट पहले देखते हैं ट्रायल में हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रो वाले में स्विच करेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आज